नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी की वीडियो डालते रहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योग्राफी का है, जिसमें हम हिमालय पर्वत का वर्गीकरण, उसकी जो विभिन्न श्रेणियाँ हैं जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, तो इन श्रेणियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इन श्रेणियों का विस्तार, श्रेणियों में विभिन्न दर्रे, ग्लेशियर, विभिन्न ऊंची ऊंची चोटियाँ एवं इसके क्षेत्र में विभिन्न नदियाँ प्रवाहित होती हैं, विभिन्न हिमनद जैसे कि ग्लेशियर, तो इन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एवं उसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है और इसका विस्तार एवं हिमालय पर्वत का एक फिजिकल लेक्चर या फिजिकल उसकी स्थिति विस्तार पर हमने चर्चा की थी। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम क्या करेंगे, हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद जो विभिन्न श्रेणियाँ उनको आपको बताएंगे और इन श्रेणियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि ट्रांस हिमालय है तो इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोश्कर। उसके बाद ये बृहत हिमालय जो कि सबसे लंबा और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ये मध्य लघु हिमालय जो भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल में, और ये शिवालिक सबसे दक्षिणी और नवीन वलित पर्वत है, इसके दक्षिण में ये तराई क्षेत्र है। तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनमें विभिन्न चोटियाँ, विभिन्न ग्लेशियर, दर्रे, विभिन्न नदियाँ एवं इनसे बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें हम सभी प्रश्नों को शामिल करने की, सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हिमालय का वर्गीकरण देखो। तो दोस्तों, हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत लागू हुआ था, मतलब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट और अंगारालैंड की प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से जो अवसाद था उसमें बलन पड़ने से हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये विभिन्न श्रेणियों की उत्पत्ति हुई, इसमें विभिन्न, कुछ प्राचीन है, कुछ नवीन है, और विभिन्न विभाजक क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग पर्वत श्रेणियों की अलग अलग ऊंची ऊंची चोटियाँ की उत्पत्ति हुई। तो उनको 4 वर्गीकरण दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, इसके दूसरे नंबर बाद आता है बृहत हिमालय। इस बृहत हिमालय के 2 नाम है दोस्तों, बृहत या महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, इसके नाम हिमाद्री। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हिमालय का वर्गीकरण किया है तो वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय दोस्तों, इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो हिमालय का वर्गीकरण है वो सबसे दक्षिण और सबसे नवीन है, उसको बोला जाता है दोस्तों शिवालिक। शिवालिक हिमालय को एक और नाम दोस्तों निम्न हिमालय। ठीक है दोस्तों, निम्न हिमालय। और लघु हिमालय को भी मध्य हिमालय, ये 2 नाम है इसके। बृहत हिमालय को महान हिमालय, ये हिमाद्री बोल देता है। तो ये हमने हिमालय का वर्गीकरण किया 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, बृहत या महान या ग्रेट या हिमाद्री हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आपको इन हिमालयों के बारे में मैं इधर बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो ये आप देख रहे हो, ये ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ट्रांस हिमालय के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे उत्तरी इसको बोला जाता है दोस्तों काराकोरम रेंज। उसके बाद दोस्तों आती है लद्दाख, और उसके बाद आती है जोस्कर रेंज। तो ये ट्रांस हिमालय की 3 उप श्रेणियाँ या पर्वत श्रेणियाँ जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और ये तिब्बत में विस्तारित हैं, तथा ये पर्वत श्रेणियाँ अंगारालैंड या लॉरेशिया प्लेट का अभिन्न अंग है। तो ये आपको विशेषकर याद रखना है कि जो अंगारालैंड है वो
जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों वो अंगारा लैंड या जो लॉरेशिया प्लेट, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली वीडियो में क्या देखा था कि ये अंगारा लैंड या लॉरेशिया प्लेट है और ये गोंडवाना लैंड का विभाजन कई महाद्वीपों कई स्थल खंडों में हो गया था और यहाँ पर क्या था हमारा इंडिया। तो ये उत्तर पूर्व की ओर क्या कर रहा था मूवमेंट। तो ये दक्षिणी प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत बहुत पुराना है दोस्तों। तो ये उत्तर पूर्व की ओर गति करेगा तो ये अंगारा लैंड से टकराएगा। तो यहाँ पर जो 33 अवसाद, इसमें भूषण नीति का सिद्धांत कहता है कि जो 33 अवसाद था उसमें बलन पड़ने से जब ये प्लेट आगे की ओर बढ़ेगी, जब कोई दो प्लेट दोस्तों ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, तो इसमें क्या पड़ेंगे बलन, क्योंकि इसके बीच में क्या भरा हुआ है अवसाद, इसमें बलन पड़ेंगे तो फिर इसमें विभिन्न क्या होंगी पर्वत चोटियों और विभिन्न पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह से ये अवसाद से हिमालय की विभिन्न श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों ये भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये प्लेट इधर की ओर करी, उत्तरी पश्चिमी भाग है वो अंगारा लैंड का भाग है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भाग किसका है अंगारा लैंड का, और ये जो पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है वो अंगारा लैंड का अभिन्न अंग है, या लॉरेशिया प्लेट या यूरेशिया प्लेट। ठीक है दोस्तों। ये ट्रांस हिमालय की विभिन्न श्रेणियां देख ली हमने, ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, शिवालय, हमने इसको देखा। अब हम एक एक श्रेणी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम ट्रांस हिमालय की। पर्वत की उत्पत्ति हुई तो दो प्लेटों टकराने से हुई एवं ये बलित है, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत है। इसकी कुछ उपशाखाएं विभिन्न देशों में एक मूलधार के रूप में विस्तारित है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये है, इसका नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है दोस्तों इसका? हिंदू कुश। और इस पर्वत श्रेणी या ये हिमालय का उपशाखा है, इसका क्या नाम है? सुलेमान। ठीक है दोस्तों, ये सुलेमान आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर हो सकती है? पाकिस्तान में। क्योंकि आपको ये हिमालय की पूरी श्रेणी तो ये मुड़ी गई, और ये हिंदू कुश कहाँ पर है दोस्तों? अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसकी पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से ये हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पर ये कटाक्ष करके यहाँ पर ये मुड़ जाती है और ये म्यांमार में विस्तारित है। और म्यांमार में दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी की उपशाखा को अराकान युमा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अराकान युमा। तो अराकान युमा, सुलेमान और ये हिंदू कुश। एवं दोस्तों जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का कुछ अधिकतम भाग तिब्बत में विस्तारित है, या कुछ इसकी पर्वत श्रेणियाँ या कुछ उसका क्षेत्र तिब्बत में विस्तारित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। अर्थात ट्रांस हिमालय की 3 उपश्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय की एक उपश्रेणी तिब्बत में विस्तारित है और इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी। तो आप इसको ध्यान याद रखना दोस्तों, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक दोस्तों, और इस श्रेणी की जो हिमालय श्रेणी है उसको तिब्बत हिमालय बोला जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय जो कि अंगारा लैंड का भाग है, अभी मैंने बताया था आपको अंगारा लैंड का भाग किस तरह से है, और ये लद्दाख श्रेणी का अधिकतम विस्तार तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय एवं इस पर्वत श्रेणी को कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, तिब्बत में विस्तारित है, ये ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है दोस्तों, अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये विभिन्न श्रेणियों के बारे में, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, शिवालिक एवं विभिन्न दर्रे, ग्लेशियर, सहायक नदियाँ, तराई प्रदेश और विभिन्न चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है वो भारत के उत्तर पश्चिम में, ये भारत के उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत में विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसका विस्तार पढ़ लिया। भारत के उत्तर में, पश्चिम में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत में ये विस्तारित है।
और अभी हमने देखा कि ट्रांस हिमालय उसका भी 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, अर्थात 3 उसकी श्रेणियाँ हैं। ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी और ये जोस्कर श्रेणी, जिसका कुछ भाग तिब्बत में विस्तारित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय या कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट जो अंगारलैंड या लॉरेशिया प्लेट से टकराती है, इस तरह से दोस्तों जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट इससे ये 33 अवसाद हम बैलेंस पढ़ेंगे और इससे टकराती है, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग है वो अंगारालैंड का भाग कहलाता है। अर्थात अंगारालैंड वाले भाग में ये ट्रांस हिमालय विस्तारित है, इसलिए ट्रांस हिमालय को अंगारालैंड या लॉरेशिया या यूरेशिया प्लेट का एक अभिन्न भाग माना जाता है, इस पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग को। तो इसी प्रकार ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इन पर्वत श्रेणी भी अंगारालैंड के अभिन्न भाग हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि ट्रांस हिमालय अंगारलैंड का एक अभिन्न भाग है, इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार देख लिया हमने। अब इसकी औसतन लंबाई देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की जो औसतन लंबाई है दोस्तों वो लगभग 1000 किलोमीटर है। अर्थात इसकी जो विभिन्न श्रेणियाँ हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख और तिब्बत में विस्तारित हैं, तो इनकी औसतन लंबाई देखी जाए तो लगभग 1000 किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न चोटियाँ आती हैं, पर्वत चोटियाँ आती हैं, उनकी जो औसतन ऊंचाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जो कि बृहद हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेंग जो कि उत्तराखंड। तो जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो चोटियाँ आती हैं, तो उनकी जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 5500 मीटर से 6100 मीटर के अंतर्गत देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 200 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, मतलब सबसे कम 50 किलोमीटर और सबसे अधिक 200 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं इसकी विभिन्न श्रेणियाँ हैं, इनकी भी जो चौड़ाई और तो औसतन चौड़ाई 200 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब हम ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, तो पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी या इसके अंतर्गत जो विभिन्न श्रेणियाँ आती हैं उनकी उत्पत्ति हम देख चुके हैं 33 अवसाद में बलन पड़ने से। और ये नवीन बलित मोरदार पर्वत किस तरह से कटाक्ष बनी थी। और तो जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों उसका एक काल, अर्थात किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों ट्रियासिक काल से लेकर कैम्ब्रियन काल के बीच हुई। ट्रियासिक काल से कैम्ब्रियन, तो ये आपको याद रखना है, ट्रियासिक से कैम्ब्रियन काल के मध्य हुई थी। एवं दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अवसादी या परतदार, ठीक है, चट्टान या जो अवसाद था उसमें बलन पड़ने से, और बलन किस तरीके से पड़े ये हम देख चुके हैं। बलन पड़ने से ये अंगारालैंड का जो भाग है वही ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो ये ट्रासिक काल से कैम्ब्रियन काल में किस तरीके से उत्पत्ति हुई, ठीक है दोस्तों, बलन पड़ने से। और दोस्तों जब कोई दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो आप इसको ध्यान रखना, जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, इसके बीच में अवसाद भरा हुआ है, तो इस अवसाद में बलन पड़ने से विभिन्न पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति होती है। तो ये प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो उनमें कंपन होता है। ठीक है दोस्तों, इनमें टकराने से बलन होगा और ये टकराएंगी तो क्या होगा, कंपन। और चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों प्लेटें आपस में लगातार अभी भी निरंतर टकरा रही हैं। कौन कौन सी प्लेट है, उधर उत्तर में अंगारालैंड और ये गोंडवानालैंड, तो ये जब टकराएंगी तो निरंतर कंपन होगा, जिसको वो नाम दिया गया है भूकंप। अर्थात जो भूकंप की समस्या है वो आपको उत्तर भारत के इसी क्षेत्र में मिलेगी, जैसे कि उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी दिल्ली और पंजाब। ठीक है दोस्तों, और ये पूर्व उत्तर कुछ सिक्किम वगैरह आती हैं। तो ये इधर इसलिए मिलती है क्योंकि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं और बलन से कंपन की स्थिति पैदा होती है, और जिससे दोनों प्लेटों में भूकंप की संभावना देखी जा सकती है। तो ये हमने ट्रांस हिमालय में देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ लेंगे ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज को। कौन सी रेंज को दोस्तों,
काराकोरम को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से ट्रांस हिमालय अंगारलैंड का अभिन्न भाग है, उसी तरह जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम, ये दोस्तों काराकोरम है। तो ये भी अंगारलैंड का अभिन्न भाग है। इसमें विभिन्न ग्लेशियर है। सबसे पहला ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, तो ये आपको याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, सियाचिन, बाल्टोरो, एस्पर और ब्यापो, ये 4 ग्लेशियरों के नाम आपको याद रखनी है जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम रेंज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात इसकी ये है कि काराकोरम रेंज में ही भारत का, ये भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल स्थित है। इंदिरा कॉल, ठीक है दोस्तों, जो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर राज्य में, वो कौन सी रेंज में आता है? काराकोरम रेंज में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे काराकोरम रेंज के कुछ महत्व के बारे में। तो काराकोरम रेंज, चूंकि आप जानते हैं अंगारलैंड ये पूरा एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। तो काराकोरम रेंज है भारत की सबसे उत्तरी, जम्मू कश्मीर ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी। इसको उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है, उच्च एशिया की रीढ़। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको आप याद रखना, उच्च एशिया की रीढ़। ठीक है दोस्तों, और क्या जानते हैं हम? और जानते हैं जो काराकोरम श्रेणी है या काराकोरम रेंज है, उसमें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसको बोला जाता है K2, इसका एक और नाम दोस्तों गॉडविन ऑस्टेन, गॉडविन ऑस्टेन, ये काराकोरम रेंज में ही स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8611 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो K2 आपका जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों, तो वो काराकोरम रेंज में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये K2 इसको गॉडविन ऑस्टेन बोला जाता है। ठीक है, काराकोरम। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, हमने ग्लेशियर देखे, अब बात करेंगे कुछ दर्रों के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं काराकोरम जो रेंज है वो सबसे उत्तर में है, और इधर कौन कौन से देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और इधर चीन है। तो कुछ दर्रे अर्थात पर्वत, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के मध्य जो आवागमन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात के लिए जो दर्रे है, तो उन दर्रे मैं काराकोरम रेंज में जो दर्रे हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे आगिल दर्रा, ठीक है दोस्तों, डिंगला दर्रा। आप याद रखना दोस्तों, डिंगला दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा माना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी दर्रा किसको माना जाता है? डिंगला दर्रा, क्योंकि काराकोरम रेंज में उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, तो डिंगला दर्रा, आगिल दर्रा, डिंगला दर्रा और जम्मू कश्मीर या जोजिला और बुजिला, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये काराकोरम रेंज के कुछ दर्रे पढ़ लिए हमने। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कि काराकोरम की औसतन लंबाई क्या है। तो जैसे कि मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ा कि इस ट्रांस हिमालय की विभिन्न श्रेणी है, उसकी औसतन लंबाई 1000 किलोमीटर है। तो काराकोरम रेंज की लगभग 300 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत जो विभिन्न चोटियाँ आती हैं उनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5800 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये काराकोरम रेंज हमारी लगभग इसी सभी बिंदुओं को देख लिया। अब हम दूसरी रेंज लद्दाख रेंज के बारे में बात करेंगे। तो लद्दाख रेंज जो कि काराकोरम रेंज के दक्षिण और जोस्कर रेंज के उत्तर में स्थित है, और जो ट्रांस हिमालय है उसकी मध्यम पर्वत श्रेणी कौन सी रेंज है दोस्तों? काराकोरम रेंज। तो लद्दाख रेंज, सॉरी, ट्रांस हिमालय की मध्यम पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख जो रेंज है उसमें क्या है, एक चोटी है, उसका नाम है राकापोसी। याद रखना दोस्तों, राकापोसी ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। ठीक है दोस्तों, तो ये लद्दाख रेंज अर्थात जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बती क्षेत्र में जो लद्दाख रेंज विस्तारित है, जो ट्रांस हिमालय की मध्यम श्रेणी है, तो उसमें राकापोसी चोटी जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है वो स्थित है। तो ये लद्दाख रेंज का हमने पहला पॉइंट देख लिया। इसी के बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, लद्दाख रेंज के उत्तर से
एक नदी प्रवाहित होती है यहाँ से दोस्तों, याद रखना, इसको बोला जाता है श्योक नदी। लद्दाख के उत्तर से सिंधु नदी की सहायक श्योक नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? श्योक। नाम याद रखना दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि जो लद्दाख राज्य है उसके उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? श्योक नदी। ठीक है दोस्तों। और लद्दाख के दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना है। लद्दाख के दक्षिण में कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु। तो हम देख लेते हैं, ये लद्दाख रेंज, इसका दक्षिण ये बनेगा, अर्थात जोशकर रेंज और लद्दाख रेंज के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ से दोस्तों, मानसरोवर झील से। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का, और इस तरह से ये लद्दाख के क्षेत्र में प्रवेश करके और ये लद्दाख और जोशकर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, और ये यहाँ से पाकिस्तान में से अरब सागर में मिल जाती है। तो ये मानसरोवर झील से इसका उद्गम देखा हमने। इसी के पास तो राक्षसताल झील है। ठीक है दोस्तों, इसके ही आसपास के क्षेत्रों में मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ये श्योक नदी है वो आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये लद्दाख रेंज के बारे में क्या जानते हैं हम कि लद्दाख रेंज के उत्तर में सिंधु की सहायक नदी श्योक प्रवाहित होती है। लद्दाख के दक्षिण और जोशकर, लद्दाख और जोशकर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना है। और लद्दाख की जो पर्वत श्रेणी है, लद्दाख रेंज, उसमें दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी चोटी स्थित है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लद्दाख की बात कर चुके हैं। और लद्दाख का जो अधिकतम विस्तार है वो तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय, और जो पर्वत श्रेणी है उसको कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी को ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा गया है। अब लद्दाख रेंज के बाद बात करेंगे हम दोस्तों जोशकर रेंज की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम जोशकर रेंज की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय की विभिन्न श्रेणियां हैं वो पूरी इकाई की भाग है अंगारलैंड की, अर्थात ये पूरी अंगार। तो इसी प्रकार जोशकर रेंज भी अंगारलैंड का भाग है। जोशकर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जोशकर रेंज ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, और जोशकर रेंज के दक्षिण से, मतलब जोशकर रेंज, ये जोशकर रेंज है दोस्तों, ये जोशकर, ये लद्दाख और ये काराकोरम। जोशकर रेंज के दक्षिण से क्या महान हिमालय का विभाजक क्षेत्र आता है, और इसको ITSZ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ITSZ, अर्थात ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को जो विभाजक क्षेत्र है वो ITSZ है। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी अर्थात जोशकर श्रेणी और बृहत हिमालय के मध्य स्थित है। तो ITSZ स्थित है। तो ITSZ की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन सांगपो तिब्बत और सचर जोन। तो ये आपको याद रखना है। इसको एक और इस विभाजक क्षेत्र को एक और नाम से जानते हैं, और उसका नाम है हिंज रेखा। हिंज रेखा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को जो विभाजक क्षेत्र है ITSZ, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी लद्दाख और बृहत्तम हिमालय के मध्य ITSZ या हिंज रेखा से वो विभाजित होते हैं। तो जोशकर रेंज हमने देख ली, जिसकी लगभग जो लंबाई है वो 300 किलोमीटर, और इसकी जो विभिन्न चोटियाँ आती है वो लगभग 5500 से 6100 मीटर ऊंचाई में स्थित है। इसका भी तिब्बत में कुछ विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे बृहत हिमालय की। जैसे कि हमने ट्रांस हिमालय से विभिन्न श्रेणियाँ पढ़ी थी, अब हम बात करेंगे बृहत। तो आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये बृहत हिमालय है, ये जो कि एक चापाकार या कीपाकार आकृति का है, मूलदार बलित पर्वत श्रेणी, जो कि
ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ITSZ अर्थात इंडो तिब्बत संचार जोन या हिंज रेखा से विभाजित होता है। तो इसके बारे में देखेंगे हम। दोस्तों बृहत हिमालय को 2-3 नामों से जाना जाता है, तो उन सभी नामों को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसको ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है, और दोस्तों इसको महान हिमालय भी बोला जाता है। तो ये आपको बृहत हिमालय के ये नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा इसका कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ, उसके अंतर्गत विभिन्न जो पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, पर्वत चोटियाँ आती हैं, उनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। तो सबसे पहले देखते हैं विस्तार हम। तो जैसा कि आप देखो दोस्तों कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये बृहत हिमालय है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर में ये पर्वत है दोस्तों, इसको नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में ये पर्वत है, इसका नाम है दोस्तों नामचा बरवा। तो यहां तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये नंगा पर्वत कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो ये तो हमने इसका विस्तार देखा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक चापाकार, एक कीपाकार आकृति का है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय और ये नामचबर पर्वत तक विस्तारित है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न चोटियों के बारे में। तो बृहत हिमालय के अंतर्गत इन सभी हिमालयों या इन सभी हिमालय श्रेणी की अपेक्षा ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट का। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, तो ये बृहत हिमालय की चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8,850 मीटर है। इसके बाद दोस्तों आपने कंचनजंगा का नाम सुना होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत में, सिक्किम राज्य में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8,598 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। और इसी के अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों में धौलागिरी, मकालू, मंसालू। उसके बाद उत्तराखंड में बात करेंगे तो कामेंट, नंदा देवी। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों नुनकुन पर्वत। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं नंगा पर्वत ये। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंतर्गत ये विभिन्न ऊंची श्रेणियों की बात हमने की। सबसे ऊंची ऊंची जो श्रेणियां हैं दुनिया में, जो सबसे ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं, लगभग 8,000 मीटर से भी ऊंची श्रेणियां, वो हिमालय की कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? बृहत हिमालय में। ठीक है दोस्तों, इसमें नेपाल में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, नंगा पर्वत, नुनकुन, कामेंट, नंदा देवी, मंसालू, धौलागिरी। इसके बाद बात करेंगे जो बृहत हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों इसका निर्माण आग्नेय और ये कायांतरित चट्टानें होती हैं, जिसमें ग्रेनाइट, नीज। ठीक है, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से सेनोजिक महाकाल में इसका निर्माण हुआ। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से सेनोजोइक महाकाल में इसका निर्माण हुआ। तो ये आपको इसका निर्माण याद रखना है। हमने संपूर्ण हिमालय की उत्पत्ति, उसका निर्माण हमने देख लिया था। इसमें प्लेट विवर्तन की और भूसन्निधि का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें अवसाद का बलन पड़ने से ये हिमालय का मूलधार में बलित पर्वत की उत्पत्ति होती है। विभिन्न श्रेणियों का दोस्तों विभिन्न कालों में निर्माण होता है, जिसमें इस ट्रांस हिमालय का टर्शियरी कैम्ब्रियन काल में, ठीक है, ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से सेनोजिक काल में होता है इसका निर्माण। इसका निर्माण मायोसीन काल में होता है, लघु या मध्य हिमालय का। और सबसे दक्षिणी बलित श्रेणी जो शिवालय है उसका निर्माण प्लायोसीन काल में होता है। तो विभिन्न कालों में, ठीक है दोस्तों, ये नवीनतम मूलधार एक अवसाद का बलन पड़ के निर्माण होता है। हम बृहत हिमालय की बात कर रहे थे, इसमें हमने चोटियाँ देखी, इसका निर्माण देखा, इसका विस्तार देखा। अब हम बात करेंगे बृहत हिमालय के अंतर्गत आने वाली
नदियाँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे कुछ ग्लेशियरों के बारे में कि इसके इस श्रेणी के क्षेत्रों में कौन कौन से हिमनद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम दर्रों के बारे में। तो सबसे तो आप देख सकते हैं ये बृहत हिमालय है, तो इसमें ये मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में आती है। तो यहाँ से 3 प्रमुख बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। तो आपने देखा कि ये सिंधु नदी है जो कि लद्दाख और जोस्का श्रेणी के मध्य ये पाकिस्तान में और इधर चली जाती है। और ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको सिंधु नदी को दोस्तों तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम आप याद रखना, शांगपो। ठीक है, और ये मानसरोवर और राक्षसताल झील से ये ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में ये नामचवर पर्वत तक एक मोड़ लेकर के और ये मेघालय के प्रायद्वीपीय में से और ये बंगाल की खाड़ी और ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, 3 नदियों का उद्गम होता है यहाँ से सतलज का, जो कि हिमाचल प्रदेश में एंटर करके ऐसे करके और ये पंजाब के क्षेत्रों से गुजर के और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत सी नदी, रावी, ब्यास, इनका निर्माण होता है। तो नदियाँ की बात कर रहे थे, तो बृहत हिमालय के अंतर्गत आप देख सकते हैं सबसे पहले सतलज नदी, ठीक है, रावी, ब्यास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि सतलज की सहायक नदियाँ हैं जिनका उद्गम, ठीक है, और सतलज नदी का उद्गम आपको पता है मानसरोवर झील से तिब्बत में। ठीक है, इन 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, ठीक है, और ये शांगपो यानी सिंधु नदी है, और ये अपनी कौन सी है, सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ग्लेशियरों की बात करेंगे तो ये बृहत हिमालय के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड से केदारनाथ, गंगोत्री, ये ग्लेशियर इसी बृहत हिमालय और ये मध्य लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सतलज, सिंधु, ठीक है दोस्तों, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के क्षेत्र में आती हैं। यहाँ से ये उत्तर विशाल मैदान में जो नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, और उनकी विभिन्न सहायक नदियाँ, तो उनका उद्गम इन्हीं ग्लेशियरों से होता है। ठीक है, तो ये बृहत हिमालय और लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड। अब हम बात करेंगे दोस्तों दर्रों के बारे में। तो इसमें बृहत हिमालय की बात करेंगे तो बृहत हिमालय आपका पता है इसका विस्तार क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये नेपाल और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम। तो इसके अंतर्गत आने वाली इन राज्यों के अंतर्गत, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो दर्रे आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो बृहत हिमालय और ये लघु हिमालय के मध्य इस क्षेत्र में आती हैं। तो हम दर्रों की बात कर रहे थे, तो दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे कश्मीर में जो दर्रे हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कश्मीर में जोजिला और बुर्जिला 2 दर्रे हैं। ठीक है दोस्तों, जोजिला और बुर्जिला। इसके बाद बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश में आप ध्यान रखना दोस्तों, सिपकीला दर्रा, बारालाचला और रोहतांग। तो ये 3 दर्रे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जोजिला, बुर्जिला, ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे आते हैं। तो उत्तराखंड में आपको पता है, ये दोस्तों रोहतांग मैंने इधर लिख दिया। तो उत्तराखंड में दोस्तों माना, इसके बाद आता है नीति, ठीक है, उसके बाद लिपू लेक, ठीक है। तो ये दर्रे हमने उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात की। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों तो सिक्किम में दोस्तों 2 दर्रे पड़ते हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, नाथुला और जेलिपला। ठीक है दोस्तों, नाथुला और जेलिपला। जहाँ पर ये नाथुला दर्रा है वो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक दर्रा है जिसका विशेष महत्व है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात में। तो हमने सिक्किम की दर्रों की बात की। तो ये बृहत हिमालय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात हमने की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो बृहत हिमालय है उसका विस्तार हमने बता दिया। इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचौर तक चापागार एक खीपागार आकृति में फैला हुआ है कौन कौन से राज्यों में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इसकी जो चौड़ाई है। आप देख सकते हैं इधर ये थोड़ा चौड़ा है और इधर ये संकरा हो जाता है। तो इधर इसकी लगभग 200 किलोमीटर और इसकी इधर लगभग 120 किलोमीटर चौड़ाई, अर्थात पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसके अंतर्गत जो आने वाली विभिन्न पर्वत चोटियाँ हैं उनकी जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 6100 मीटर से अधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ इस बृहत हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो हमने दोस्तों बृहत हिमालय का देख लिया। अब बृहत हिमालय है उसका हमने ट्रांस हिमालय से एक विभाजक क्षेत्र है ITSZ। इसी प्रकार बृहत हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी आती है दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में विस्तारित है। ये लगभग 4 पर्वत श्रेणियों विस्तारित है, जिसमें ये पीर पंजाल है दोस्तों, ये धौलाधर है और ये नागटिब्बा है और ये महाभारत है। तो ये और ये बृहत हिमालय है, इसके बीच में जो विभाजक क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया है, MCT। MCT की फुल फॉर्म दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आपको याद रखना है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये हमने बृहत हिमालय की बात की। अब हम बृहत हिमालय के बाद बात करेंगे दोस्तों लघु या मध्य हिमालय की। तो आप देख सकते हैं लघु या मध्य हिमालय वो कौन कौन से राज्यों में विस्तारित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल। ठीक है दोस्तों, इसकी जो औसतन लंबाई है लघु या मध्य हिमालय यहाँ से लेकर के लगभग हम देख सकते हैं कि सतलज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये विस्तारित है, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, लगभग यहाँ तक ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी लंबाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है, अर्थात सतलज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लघु या मध्य हिमालय, इसको निम्न हिमालय या निचला पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये 400 किलोमीटर लंबाई इस पर्वत श्रेणी की है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न ऊंची पर्वत चोटियाँ आती हैं उनकी जो ऊंचाई है दोस्तों, जैसे कि लगभग 3500 मीटर से 4000 मीटर तक। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय के कुछ महत्व के बारे में। तो लघु या मध्य हिमालय, जैसे कि हमने कहा कि इसके ऊपर कौन सा विभाजक क्षेत्र आता है, MCT। इसके बाद कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, पर्वत श्रेणी आ जाएगी बृहत हिमालय। और लघु या मध्य हिमालय के नीचे है दोस्तों शिवालिक, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी और नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। तो ये लघु या मध्य हिमालय से MBF विभाजक क्षेत्र के द्वारा विभाजित होता है दोस्तों। MBF की फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये आपको याद रखना है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके नीचे क्या आ जाएगा, शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिणी नवीन बलित हिमालय की सबसे दक्षिणी नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये हमने लघु और हिमालय, लघु या मध्य हिमालय के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत जो विभिन्न स्थान आते हैं, जैसे कि कुछ घाटियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। कश्मीर में दोस्तों आपने नाम सुना होगा कुल्लू कांगड़ा की घाटी, हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड में कुल्लू। ये मध्य हिमालय को कौन कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे
के में बांटा गया है। तो लघु या मध्य हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों के रूप में बांटा गया है। आप देख सकते हैं इनमें से ये 2 जो कि भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, आप देख सकते हैं ये और ये। और दोस्तों ये जो कि नेपाल में है 2, इसको बोला जाता है पीर पंजाल, और दोस्तों इसको बोला जाता है धौलाधार, और इसका नाम है दोस्तों नाग टिब्बा, और इसका नाम है दोस्तों महाभारत। तो आपको ये लघु या मध्य हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। पीर पंजाल और धौलाधार जो कि भारत में आती हैं, लघु या मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, और नाग टिब्बा और महाभारत जो कि नेपाल में आती हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो लघु या मध्य हिमालय हमने देखा ये कश्मीर और उत्तराखंड और नेपाल इधर विस्तारित है। तो इसमें वही गंगोत्री, यमुनोत्री और ये ग्लेशियर जो कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय यहाँ से उत्तराखंड से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन, इस तरह के वन पाए जाते हैं दोस्तों इधर, इस तरह के वन। ठीक है दोस्तों, तो इनको मर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्ग। ठीक है, कश्मीर में इन्हें सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। सोनमर्ग, ठीक है, या गुलमर्ग। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों इनको पयार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? पयार के नाम से। ठीक है दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय, इसके अंतर्गत जो हिमोड़ अर्थात बर्फ के पिघलने से एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसको दोस्तों करेवा मिट्टी बोला जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात इस करेवा मिट्टी में जो कश्मीर क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक है, इसमें एक फसल की जाती है। कौन सी फसल की जाती है? फिर दिमाग खराब हुआ, पसीना वह मिट्टी होती है दोस्तों, इसमें फसल का नाम है केसर। तो इसकी खेती करेवा मिट्टी में की जाती है, जो कि लघु या मध्य हिमालय श्रेणियों में जो एमोड होता है उसके पिघलने से केसर करेवा मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें केसर की फसल की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा लघु या मध्य हिमालय खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे दक्षिण में है शिवालिक, अर्थात हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिण में जो शिवालिक है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं शिवालिक जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिण है, इसको नवीन बलित पर्वत श्रेणी बोला जाता है। नवीन बलित, ठीक है, नवीन बलित पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, जो शिवालिक है उसकी जो लंबाई है दोस्तों वो लगभग 2400 किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत जो विभिन्न चोटियां आती हैं उनकी ऊंचाई इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई से काफ़ी कम है, अर्थात लगभग 600 या 1500 मीटर की लगभग मीटर ऊंची चोटियाँ शिवालिक के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि शिवालिक का जो निर्माण हुआ था वो प्लायोसीन काल में, जो ये हिमालय पर्वत श्रेणियों से जो अवसाद निकला हुआ था उसमें बलन पड़ने से हुआ था। जैसा कि हमने देखा था कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट ये 33 अवसाद में आगे बढ़ती है, जिसमें 33 अवसाद में बलन पड़ने से विभिन्न पर्वत श्रेणियों की विभिन्न कालों में उत्पत्ति होती है। तो ये शिवालिक है, इसकी उत्पत्ति इसके टकराने से जो इन पर्वत श्रेणियों से जो अवसाद आता है, ठीक है, तो उसमें बलन पड़ने से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसके अंतर्गत जो विभिन्न चोटियाँ आती हैं उनकी ऊंचाई लगभग बहुत कम है इनकी अपेक्षा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सतलज नदी से लेकर के
इसका विस्तार लगभग कोसी ब्रह्मपुत्र नदी तक। सतलज नदी से लेकर के, सतलज नदी आएगा पंजाब से लेकर के, पंजाब जम्मू कश्मीर के यहाँ से लेकर के और कोसी ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसका शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार देखा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि शिवालिक है, उसके उत्तर में लघु या मध्य हिमालय आता है और इसके दक्षिण में क्या आता है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये शिवालिक लघु या मध्य हिमालय के बीच जो विभाजक क्षेत्र है उसको MBF बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक के दक्षिण में जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको जो क्षेत्र विभाजित करता है उसको HFF बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो यह भी आपको याद रखना है, शिवालिक के दक्षिण में जो उत्तर का विशाल मैदान आता है वो HFF, ठीक है, विभाजक क्षेत्र के द्वारा विभाजित होता है। और इसके उत्तर में जो लघु या मध्य हिमालय आता है उसमें MBF या मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शिवालिक है जिसका अवसाद में बलन पड़ने से हुआ है। तो यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियरों से विभिन्न गंगा यमुना इनकी सहायक नदियाँ निकलती हैं। तो ये एक भावर या तराई क्षेत्र का निर्माण करती है शिवालिक के ये निम्न क्षेत्र। तो हम बात कर रहे थे शिवालिक श्रेणी की, तो इसकी निचली क्षेत्रों में बावर, ठीक है, बावर का मतलब है दोस्तों कि इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो कि इन हिमालयन नदियों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान और यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर जमा होते हैं तो उसको बावर बोला जाता है। एवं यहाँ पर तराई का प्रदेश भी देखा जा सकता है क्योंकि ये कुछ दलदली होता है। ठीक है, तो ये शिवालिक के निचले स्थल की बात की हमने। और शिवालिक के दक्षिण में ये उत्तर का विशाल मैदान आता है जिसमें गंगा यमुना सरस्वती और विभिन्न हिमालयन एवं प्रायद्वीपीय नदियों का विस्तार है। इसके बाद हम दोस्तों ये हमने पूरा हिमालय का वर्गीकरण विस्तार से देखा, अर्थात हिमालय को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो इसका भौगोलिक विस्तार, अर्थात जब इसकी विभिन्न पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति होती है तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है, ट्रांस, बृहद, लघु या मध्य और ये दक्षिण में शिवालिक। ठीक है, इनकी उत्पत्ति देखी, इनके अंतर्गत जो विभिन्न चोटियाँ आती हैं वो देखी। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो कि सबसे प्राचीन है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों तटीय मैदानों के बारे में, नदी द्वीप के बारे में, द्वीप समूह के बारे में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं ये मेघालय का पठार। ये हम भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने भारत का जो उत्तरी प्रदेश है अर्थात उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ा है। आगे हम बताएंगे इसका प्रादेशिक विभाजन, अर्थात प्रदेशों के आधार पर इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये कौन सा है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद ये उत्तराखंड, यहाँ पर दोस्तों कुमाऊं हिमालय आता है। इसमें इसको भी 4 भागों में बांटा गया है जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह ये मोड़दार है, तो इसको बोला जाता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर या हिमाचल या पंजाब हिमालय। तो ये आपको याद रखना है और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद उत्तराखंड में आता है, इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये नेपाल का जो कि नेपाल हिमालय है, और उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश असम में, तो इसको बोला जाता है दोस्तों असम हिमालय। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे, इसका विस्तार से समझेंगे इन चारों हिमालय प्रादेशिक विभाजन को। इसमें विभिन्न नदी द्रोणियाँ आती हैं और भाबर, तराई, इन सभी के क्षेत्रों को पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण विस्तार से समझ में आया होगा। और आगे भी मैं जियोग्राफी की विभिन्न सीरीज लाता रहूँगा जिसमें हम लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है, जैसे कि आज हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा, आगे हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे।
फिर उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, जिसमें जलोढ़ मृदा और अवसादी रूपांतरित चट्टानें पड़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत पड़ेंगे, जिसमें दंडकारण्य, ठीक है, मालवा का पठार, अरावली पर्वत, उसके बाद नदी द्वीप। तो ये सब सीरीज बाई सीरीज हम पढ़ते चलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हिमालय का वर्गीकरण और इसमें विभिन्न क्षेत्र समझ में आए होंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति, विस्तार। तो अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।